अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप सो आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS 501 की फाइनल टाइम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ताकि हर नए आने वाली वीडियो का लेसन बुलाते कि आपको ऑन टाइम मिल सके। हमारा जो फाइनल टाइम का जो है सिलेबस है लेक्चर नंबर 90 to 45 तक है। तो अब हम लेक्चर नंबर 90 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो पाइपलाइन SRC के अबाउट है ये आप प्रीवियस से पढ़ चुके हैं। इसके क्या क्या जो आपके पास 5 जो स्टेजेस होती हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये इंस्ट्रक्शन फैच करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोड करना, उसके बाद ALU जो ऑपरेशन होते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करना, मेमोरी एक्सेस करना, रजिस्टर राइट करना, ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं ये परफॉर्म करता है। उसके बाद आपने ये 2 पैराग्राफ हैं, आपने जस्ट एज MCQs के तौर पर आपने देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन हैज़ बिन फैच इट स्टोर, जब इंस्ट्रक्शन फैच होती है तो आप इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद ये कहाँ पे स्टोर होती है IR2 में। उसके बाद जो इंक्रीमेंट वैल्यू होती है प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो कहाँ पे ऐड होती है PC2 में होती है। जब रजिस्टर की वैल्यू रीड की जाती है, फायर रजिस्टर वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करता है वो X3 पे करता है, राइट। उसके बाद हमारे पास है सेकंड रजिस्टर वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है वो हमारे पास Y3 में होती है। इसी तरह IR3 जो होल्ड क्या करता है ओपकोड करता है एंड RA, और फिर इट इज़ स्टोर टू मेमोरी इंस्ट्रक्शन ये किस में करता है MD3 में, और द रजिस्टर वैल्यू 2 भी स्टोर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लेनी MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ सकता है कि आफ्टर द इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट द रजिस्टर कौन सा होता है Z फोल्ड आउट करता है उसका रिजल्ट। उसके बाद ऊप कोड एंड RA आर पास ऑन टू किस में होता है, ये RR4 में होता है। और उसके बाद जो इनके दौरान हम राइट बैक स्टेज करते हैं वो किस रजिस्टर में होता है, ये Z5 होल्ड जो रजिस्टर का वैल्यू करते हैं। ऊप कोड RA पास किस में करता है, IR5 में करता है। तो ये चीज़ें आपने जैसे एज MCQs आपने मेमोराइज़ कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देन हम ये डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप बेशक स्किप भी कर सकते हैं। SRC इंस्ट्रक्शन जो होती है किन की कैटेगरीज में होती हैं, इसमें हमारे पास ALU इंस्ट्रक्शन है, लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसके ALU इंस्ट्रक्शन के आपने ये 2 जो है इसकी इंस्ट्रक्शन याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये MCQs के लिहाज से। एंड इसके बाद और चीज़ को इसमें से कुछ इतनी खास इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ मैंने आपको प्रीवियस बता दी, ये आपने जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है पेपर के पार्ट एज MCQs आपने जस्ट इसको एक दफ़ा गो थ्रू करना है। और ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ये आपने देख लेनी है। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस यूजली इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग टारगेट एज एवेल्युएटिंग कंडीशन, द कंडीशन इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द C2 फील्ड ऑफ द IR एंड बाय यूजिंग द वैल्यू इन RC। ये लाइन जो एज MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ है ये वैल्यू जो किस में लोड होती है ये IRB में होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी नहीं है। अगर इसमें इंक्रीमेंट बाय 4 किया जाए तो ये किस में होगी, ये इसमें होगी। ठीक है, और ये चीज़ आपने जस्ट एज ए मेमोराइज़ कर लेनी है, ये बाकी आप बेशक के भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला दिस वन। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद आपने खुद इसकी फिगरेशन करनी है। नेक्स्ट MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास MP1 सिग्नल हो, ये क्या कहता है कि इनपुट जो होती है ये किस में करता है, PC में करता है कंट्रोल, ये PC स्टैंड फॉर प्रोग्राम कंट्रोल होता है। इस सिंपली मीन इनका MP1 का मीन क्या होता है, मतलब क्या है, इफ़ द ब्रांच एंड कंडीशनल सिग्नल आर नॉट एक्टिवेटेड दैन PC इज़ इंक्रीमेंट बाय 4। अगर आपके MP1 में कंडीशन सिग्नल और ब्रांच सिग्नल अगर एक्टिवेट नहीं होते तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट 4 कर देगा। अगर अगर जो ब्रांच एंड कंडीशन सिग्नल एक्टिवेट होता है वो क्या करेगा, R1 में इसकी कॉपी जो है किस में स्टोर कर देगा, ये PC1 में कर देगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में। सेम एज इट इज़ MP4 है, ये क्या करता है, इसका वर्किंग क्या होती है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ टू डिसाइड विच रजिस्टर आर रीड फ्राम द, ये हमें बताता है कि कौन से रजिस्टर ने कौन सी जो फाइल है उसको रीड करना है। अब क्या है कि इफ़ द स्टोर सिग्नल, अगर हमारे पास स्टोर का सिग्नल एक्टिवेट होता है तो ये क्या करेगा, देन RB फ्राम द इंस्ट्रक्शन बिट इज रीड, ये क्या करेगा RB से इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और रजिस्टर फाइल से। अगर जो है कि वैल्यू में भी स्टोर टू, अगर हम मेमोरी में करते हैं तो क्या करेगा, RC जो है इसको स्टोर कर देगा, RC में इसको जो कि रीड करेगा फ्राम द रजिस्टर फाइल से। इस तरह अगर MP3 है, मल्टीप्लेक्स MP3, अब ये क्या कहता है, इज़ यूज टू डिसाइड वे रजिस्टर और रीड फ्राम द रजिस्टर फाइल फॉर ऑपरेंट। अब ये डिसाइड करता है कि रजिस्टर फाइल के लिए ऑपरेंट 2 कौन से रजिस्टर को जो है रीड करने का यूज़ करता है। अगर हमारे पास R1 या ब्रांच जो है एक्टिवेट होती है तो ये क्या करेगा, P2 की वैल्यू को अपडेट करेगा और उसके बाद X3 में ट्रांसफ़र कर देगा। अगर जो है कि हमारे पास DSP या ALU एक्टिवेट होता है तो क्या करेगा, वैल्यू RA जो है कि रजिस्टर
जो फाइल से जो वैल्यू लेगा और उसको ट्रांसफ़र कर देगा X3 में कर देगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें इन्होंने बताई है। और M मल्टीप्लेक्सर 4 में क्या होता है, ये क्या करता है कि Y3 को यूज़ करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई जो मैंने आपको बता चुका। जी अगेन जो है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना टाइम वेस्ट है। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर MP5 पे यूज़ टू डिसाइड विच वैल्यू। अब ये MP5 जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू जो है हमें ट्रांसफ़र करनी है, रिटर्न बैक करना है रजिस्टर को, ये हम इसके यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास जो लोड सिग्नल एक्टिवेट होता है, डाटा मेमोरी से ट्रांसफ़र किया जाता है Z5 में, ठीक है। ये चीज़ आपने मेमोराइज़ कर लेनी है। इस बार लेक्चर नंबर 20 है। 20 में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, इंस्ट्रक्शन फैच है जो ऑपरेशन है, ये चीज़ें वही जो हम प्रीवियस से कर चुके हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, पाइपलाइन में हैज़र्ड्स क्या होता है, ये क्या कहता है कि दिस इंस्ट्रक्शन द पाइपलाइन एट एनी टाइम आर बीइंग एग्जीक्यूट। ये क्या कहता है, हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो एग्जीक्यूट की जाती है वो पैरेलल होती है। इसकी जो हैज़र्ड्स की क्लासिफिकेशन की होती है, ब्रांच हैज़र्ड, स्ट्रक्चर हैज़र्ड और डाटा हैज़र्ड होती है। और ये क्या कहता है, ब्रांच हैज़र्ड, ब्रांच दिस इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग ब्रांच इज ऑल एग्जीक्यूटिव वेदर और नॉट। अगर ये हर हाल में जो ब्रांच को एग्जीक्यूट करता है, चाहे उसमें ब्रांच हो या ना हो, ये ब्रांच हैज़र्ड कहलाता है। स्ट्रक्चर हैज़र्ड क्या होता है कि हैज़र्ड व्हेन अटेम्प्टिंग टू एक्सेस द सेम रिसोर्स इन डिफरेंट वे। स्ट्रक्चर हैज़र्ड में ये होता है कि हम एक ही चीज़ को डिफरेंट वे या डिफरेंट सोर्सेज को गेट करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर हैज़र्ड। डाटा हैज़र्ड क्या होता है, ये उस वक्त अकर होता है जब इंस्ट्रक्शन हमारे पास अटेम्प्ट टू एक्सेस सम डाटा वैल्यू दैट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड बाय द प्रीवियस स्ट्रक्चर। डाटा हैज़र्ड जो ये इस वक्त आता है जब हमारे पास प्रीवियस जो वैल्यू होती है, लेट्स सपोज ये देख हमारे पास R2 है, जब भी मैंने यहाँ से जो कि R2 की वैल्यू जो अपडेट नहीं की प्रीवियस, अब मैंने यहाँ पे इसको जो कि ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब क्या होगा कि डाटा हैज़र्ड जो है कि हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। सही है, ये चीज़ इसको बता। डाटा हैज़र्ड डिटेक्शन एंड करेक्शन के अबाउट यहाँ पे आपको बताया गया कि डाटा हैज़र्ड एंड करेक्शन क्या होता है। और डाटा डिपेंडेंस डिस्टेंस के अबाउट है, फॉरवर्डिंग यूनिट रिक्वायर्ड स्टडी और डिपेंडेंसी डिस्टेंस, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। कंपाइलर सोल्यूशन टू हैज़र्ड, जो हैज़र्ड होता है ये कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ये हम कंपाइलर के थ्रू इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी एरर वगैरह आते हैं तो हम उसमें जो इसको स्टडी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। डाटा फॉरवर्डिंग है, जिस तरह हम जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जो फॉरवर्ड करते हैं तो उसको हम इसको बोलते हैं। दैन हमारे पास है RT हैज़र्ड डिटेक्शन है, पाइपलाइन स्टेल, इसका नहीं आप बेशक छोड़ सकते हैं। और ये आपका इफ़ IP कोड इन स्टेज और 2 और 3 बहुत तैयार लीजिए, आप स्किप कर इतना इंपॉर्टेंट नहीं पेपर के पार्ट। अच्छा, लेक्चर नंबर 21 में हम मूव ऑन होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने इंक्रीजिंग प्रोसेसर थ्रूपुट आप देख रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड होती है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन एग्जीक्यूट पैरेलल हो रही होती है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाती है। और इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड भी एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये 2 अप्रोचेज़ होती हैं ये इंस्ट्रक्शन को अचीव करने के लिए। कौन से होती हैं, एक हमारे पास सुपर स्केलर आर्किटेक्चर होता है और एक VLIW जो होती है। और जो हमारे पास सुपर स्केलर आर्किटेक्चर होती है, स्केप दैट कैन इशू मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिमल्टेनियस हैज़ टू बी। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं कि सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हम जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को जो है गेट कर सकते हैं और उनको प्रोसेस करवा सकते हैं। VLIW में प्रोसेसर क्या करता है, इस बेस्ड ऑन वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, ये जो कि वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन ऊपर जो कि रिलाई करता डिपेंड करता है। VLI रिलाई ऑन इंस्ट्रक्शन स्केड्यूल बाय द कंपाइलर के थ्रू जो है कि इसको स्केड्यूल किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने मेमोराइज रखनी है। इनके 2 आपने नाम रखने हैं कि इंस्ट्रक्शन लेवल पैरालिज्म्स के कौन से 2 नेम है, ये आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये आपका डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है कि पाइप प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन लेवल के बिटवीन जो क्या डिफरेंस है, ये आपके 5 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। इनका जो डिफरेंस है आप बताएं, तो ये आपने देख लेना है पाइप प्लानिंग इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। इसमें ये सिंगल फंक्शन यूनिट, इसमें मल्टीपल होते हैं, इसमें जो है कि इंस्ट्रक्शन जो है सीक्वेंसली जो है इशू की जाती है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लेनी एक दफ़ा। और सुपर जो स्केलर और स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, इसमें आपने देख लेना कि 3 क्लासेस होती हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ब्रांच प्रेडिक्शंस होती हैं। और इसमें आपके पास मल्टीपल जनरल ऑपरेशन, फैच मल्टीपल इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने एक दफ़ा इसको देख लेनी है, ठीक है। और इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट सुपर स्केलर डिज़ाइन के आपने एक दफ़ा देख, सुपर स्केलर प्रोसेस कौन से हैं इंपॉर्टेंट है, ये आपने इनकी जो एग्जांपल्स हैं एक दफ़ा देख लीजिएगा। पावर PC 601 है, इंटेल है, और डेक अल्फ़ा 21164 है। VLIW का आर्किटेक्चर का हम जो पढ़ चुके हैं, इसमें आपने देखना है कि ये वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड होता है। ये टिपिकली जो कि बिट वाइड कितने के ऊपर रिलाई करता है, ये 64 और 128 बिट के ऊपर बिट वाइड के ऊपर जो रिलाई करता है। लेक्चर नंबर 22 के अंदर मैक्रो प्रोग्रामिंग है, क्या होती है,
we have discussed how to implement logic circuitry for a control unit based on logic gate. Implementing is called a hardwired control unit. ठीक है, ये जो कि डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है, आपने इनको मेमोराइज़ करना है. और मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इस विच नीड टू बी जनरेट आ सर्टन टाइम और स्टोर टुगेदर इन, ये बेशक आप इनको स्किप कर सकते हैं. अच्छा, इस पे आपके पास मैक्रो कोडेड कंट्रोल यूनिट कौन से हैं? इसमें मैक्रो पीसी है, मैक्रो प्रोग्राम मेमोरी है और मैक्रो इंस्ट्रक्शन वर्ड है. और ये जो टेबल आपने एक दफ़ा देख लेना, ये 3 मार्क क्वेश्चन में भी आपके पास आ सकता है कि इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो इनका डिफरेंस आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना है. और बाकी चीज़ बेशक आप इसमें से स्किप का, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है. और इसमें देख लीजिए पीसी जो है डिपेंड करता है ऑन 4:1 मल्टीप्लेक्सर के ऊपर जो करता है. और बाकी इसमें कोई इस तरह चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. ये जो फील्ड इन द मैक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जस्ट आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. ये सब चीज़ें ये आपने एक दफ़ा इनको देख लेना है. लोडिंग द मैक्रो पीसी है, इनके जो आपने नहीं देखना है, जस्ट इनके जो 4 नेम्स है आपने एक दफ़ा इनको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना है. और बाकी इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे एग्जांपल है, ये भी आप बेशक स्किप कर सकते हैं. मैक्रो प्रोग्राम में कंट्रोलर फंक्शन ब्रांचिंग है. लूपिंग के अंदर आप देख लीजिएगा कि द इनपुट टू द मैक्रो प्रोग्राम फ्राम ब्रांच कंट्रोल फीड स्पेसिफिक द, अच्छा, इट इज़ आउटपुट कंट्रोल द 4:1 मल्टीप्लेक्स इनसाइड द मैक्रो कोड. ये चीज़ बेशक आप छोड़ सकते, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. और मल्टीप्लेक्सर के अबाउट है, तो ये भी, ये जो टेबल्स हैं आपने मस्त देखने हैं. ये एग्ज़ाम में आपके जो आ सकते हैं, ये जो टेबल्स आपको यहाँ पे बनाए गए ना, ये आपने जस्ट एक दफ़ा देख लेने हैं. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी पेपर के पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा. बाकी एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेना, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ. अच्छा, इसमें आप ये देख लें, एक अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू मैक्रो कोडिंग में क्या क्या चीज़ें, बिट और रिंग आ सकती है, नैनो कोडिंग आ सकती है, राइट टेबल मैक्रो प्रोग्राम मेमोरी आ सकती है, सब रूटीन मैक्रो प्रोग्रामिंग आ सकती है. ये चीज़ें इसमें आ सकती हैं. लेक्चर नंबर 23 है इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स क्या होते हैं. इसमें आप देख लें, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम स्किप भी कर सकते हैं. बावजूद थ्योरी एक दफ़ा आप उनको एज एमसीक्यूज गो थ्रू कर लीजिएगा. और इनपुट आउटपुट इंटरफेस विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिकल सर्किटरी दैट कनेक्ट द सीपीयू टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस. ठीक है, ये चीज़ें आप देख लें. और कंप्यूटर इंटरफेस जो होते हैं, ये क्या, ये इनके जो एलिमेंट्स हैं आपने ये मेमोराइज रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें हमारे पास प्रोसेसर यूनिट्स होता है, मेमोरी सब सिस्टम होते हैं, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, और हमारे पास द बस आल्सो कॉल्ड लिंक्स होते हैं. ये आपका जो है ना, ये जो एक लाइन है, दी बस इज़ आल्सो कॉल्ड लिंक्स. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के लिहाज. ठीक है, ये चीज़ आपने एक दफ़ा देख लेनी है. बफरिंग या होल्डिंग टेम्पर, ये बफरिंग के बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आपको जो डाटा होता है ये टेम्परेरी उसको होल्ड करके रखें. ठीक है, द डाटा एंड फ्राम द कंप्यूटर बस. ये चीज़ आपने एक दफ़ा देख लीजिएगा. बाकी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऐसे मुझे लग रही, तो इसलिए फिर मैं यहाँ से आपको स्किप कर. ये इतनी ज़्यादा जो लेंथी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लेन है, तो आप बेशक इनको जो स्किप कर सकते हैं. और ये आपकी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इफ़ यहाँ से आपका जो कि हर टाइम जो है फाइनल में आपका एमसीक्यूज़ आते हैं. ठीक है, ये चीज़ जो ये लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनको आपने स्किप नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ. इफ़ द इन इंस्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूटिंग ऑन द प्रोसेसर, अगर आपके पास इन इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है प्रोसेसर में, दैन IOR हैश सिग्नल जो कि ये क्या होगा हमारे पास एक्टिव हो जाएगा. अगर इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो प्रोसेसर में IOR हैश इंस्ट्रक्शन जो है आपके प्रोसेसर जो है जो सिग्नल है सॉरी वो आपका एक्टिव हो जाएगा. अगर MEMR हैश सिग्नल जो है कि वो डीएक्टिवेट होता है, अगर ये MEMR हैश डीएक्टिवेट होता है तो MOV जो मूव इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगी, कंट्रोलर आ जाए, वो एक्टिव हो जाएगी. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एमसीक्यूज़. और इसमें आपके पास डाटा सिंक्रोनाइजिंग है. ये चीज़ आपने डाटा ट्रांसफ़र है, डाटा हम जो ट्रांसफ़र करते हैं फ्राम एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये इसके अबाउट डेफिनेशन है, ये आप देख लीजिएगा. और डाटा सिंक्रोनाइजिंग है, और डाटा सिंक्रोनाइजिंग की ये आपने देखनी, सिंक्रोनाइजेशन है, सेमी सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन. ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन आपने एक दफ़ा देख लेनी है. अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही हो तो आप यूट्यूब से भी सर्च कर, सॉरी आप गूगल से भी सर्च करके इनकी जो डेफिनेशन को की फिक्रेशन कर सकते. ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी लेंथ दी गई है, तो इसलिए आप वहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं. और इसके बाद आपने देख लेना है, ये डायग्राम बेशक आप स्किप भी कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है.
और सीरियल ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन डाटा बिटवीन CPU एंड द इनपुट आउटपुट। सीरियल में हम क्या करते हैं कि डाटा को एक सीरीज़ के अंदर हम डाटा जो है सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप जो डाटा को सेंड करते हैं। पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम CPU से इनपुट आउटपुट वाइज में हम जो है कि डाटा को जो है ट्रांसफ़र करते हैं। कितने बिट्स 8 या 16 बिट जो है कि आमतौर पर हम जो है कि डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, सिमल्टेनियसली मीन दैट ये है कि पैरेलल में हम क्या करते हैं कि बहुत सारा डाटा जो हम एक ही एट ए टाइम जो है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन सीरियल में क्या होता है कि हम एट ए टाइम जो है कि 1 बाय 1 जो करके डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने देख लेना है कि इसमें कितनी बिट्स आती हैं। इसमें 8 to 16 बिट्स जो कि यूजली होती हैं। और उसके बाद आपके पास कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन सी होती हैं, ये आप इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनियस होती है और सिंक्रोनियस होती है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपका आ सकता है इंपॉर्टेंट क्या चीज़, ये दो नेम आपने मेमोराइज़ करने हैं। और ये डेफिनेशन देख लीजिए। इनपुट आउटपुट बसेस क्या होती हैं, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम दैट हैज़ बीन रेफर टू रेपिडेडली इन दिस कोर्स है दैट हैज़ बीन एडिशन इन द। ये इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ खास नहीं मुझे लग रही जो मैं आपको करवाऊँ यहाँ से बेशक आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी ये एग्जांपल है, इतनी ख़ास तो नहीं लग रही मुझे। लेक्चर नंबर 24 में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डिज़ाइनिंग इन पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। इसमें आपने देख लेना है डिज़ाइनिंग पैरेलल इनपुट आउटपुट्स में ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन कौन से हैं, एक एड्रेस डिकोडिंग है और डाटा आइसोलेशन है, राइट। ये आपने एड्रेस डिकोडिंग की आपने जस्ट एक 1 लाइन की जो डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि एवरी इनपुट आउटपुट पोर्ट हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर एसोसिएट विद इट। जो इनपुट आउटपुट होता है उसके साथ हमारे पास यूनिक जो है कि आइडेंटिफायर होते हैं जो कि एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, राइट। ये आपने मेमोराइज रखना है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपके पास फार्मूला है, जो हमारे पास अवर डेफिनेशन ऑफ जो एड्रेस डिकोडर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके अबाउट। ये क्या होता है, N+R और इनपुट्स होती हैं एंड सिंगल आउटपुट्स होती हैं, क्योंकि N+R, N का क्या मतलब होता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन इनटू द डिकोडर है, और R का मतलब होता है नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन इनटू द डिकोडर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगी मैंने आपको बता दी हैं। और इसमें कुछ इतनी ख़ास कुछ चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बताऊँ जो आप करें। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। इसमें आपने ये देखना है कि इनके ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि सजेशन फॉर एड्रेस डिकोडर डिज़ाइन का। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको गो थ्रू करवा दूँ, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट बाय थिंकिंग ऑफ द एड्रेस डिकोडर एज अ बिग एंड गेट। बिग एंड गेट वी कॉल दिस इज स्केलेटन एड्रेस, ठीक है। बिग एंड गेट को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन एड्रेस भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है उस डिकोडर। या इसको हम बोल सकते हैं सेट, SAD सेट। द आउटपुट ऑफ सेट विल बी एक्टिव ओनली व्हेन द करेक्ट एड्रेस इज प्रेजेंट ऑन द सिस्टम। ये सेट उस वक्त जो है कि करेक्ट एड्रेस जो है ये एक्टिव होगा जिस वक्त जब आपका जो करेक्ट एड्रेस है वो प्रेजेंट होगा सही वे में, ठीक है। ये इसको कहते हैं। उसके बाद आपने इसमें पॉइंट याद और कौन कौन से करने हैं, जैसा आपने टू द पॉइंट आपने चीज़ें यहाँ पे मेमोराइज़ कर लेनी थी। आप देख लीजिएगा जो जो आपसे पॉइंट बन सकते हैं वो आपने यहाँ से मेमोराइज़ कर लेने हैं। डाटा आइसोलेशन है, इनपुट इनकमिंग डाटा शुड बी प्लेस ऑन द डाटा ऑलरेडी ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट बस साइकिल एट द ऑल अदर टाइम दिस डाटा शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डाटा बाय अदर इट विल बिकॉज बी कंटेंशन, ठीक है। ये एक दफ़ा आप इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू कर लीजिएगा। और ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं एक दफ़ा आपको करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें आप ये देखें आपके पास ये बाइनरी नंबर दिए गए हैं, ये वाले आपने क्या किया है 0 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है। ये आपने इनको नेम दे दिए। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने बताना है अगर आपका यहाँ पे 0 आ जाता है, ये देखें यहाँ पे भी 0 ये भी 0 है, इसका क्या मतलब होगा, ये मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन करवाता हूँ। लॉजिक 0 ऑन दिस लाइन इंडिकेट दैट इट इज़ एक्टिव दोज इट शुड बी इन्वर्टेड बिफोर बीइंग अप्लाइड ऑन द इनपुट ऑफ दिस सेट। अच्छा, ये देखें अगर आपके पास 0 आ जाता है तो क्या करेंगे हम, SAD सेट पे अप्लाई करने से पहले इनपुट सेट पे जो सेट पे इनपुट अप्लाई करने से पहले इसको क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा, इनको इन्वर्ट कर देंगे, बाकी को एज इट इज़ हम जो है कि उनको जो है अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखो A0 एंड A5, ये देखें ये क्या है, इसको नेम दिया A0 दे दिया और इस पर 0 को क्या दिया A5 दिया। आपके A0 एंड A5 विल बी अप्लाई टू द बिग एंड गेट। बिग एंड गेट ये क्या करें, अप्लाई करें बिग एंड गेट पे आफ्टर इन्वर्जन मीनिंग आप इसको इन्वर्ट करने के बाद हम जो है कि बिग एंड डाटा पे इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकियों को हम कोई नीड नहीं है क्योंकि बाकियों को हम एज इट इज़ कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने मेमोराइज रखनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि साइड का क्या मतलब होता है, अगर 0 आ जाता है आप उसको इन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको साइड पे अप्लाई करेंगे एज ए इनपुट। और अगर 0 आ गया इट्स मीन दैट ये इंडिकेट करता है कि आपका जो सिग्नल है या लाइन है वो एक्टिव है।
और इसके बाद आपके पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये आप CS 101 में पढ़ चुके हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है। यहाँ पे ये देखें आपके पास इन्होंने बताया हुआ है कि D15 D8 से लेकर D50 तक जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कि आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और D7 से लेकर D0 तक जो है कि आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, ये चीज़ है। और ये जो आपके पास ये थ्योरी दी गई मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, इनको आपने स्किप नहीं करना चाहिए। ये भी आपने एज अ MCQs जो है कि आपने एक दफ़ा इनको गो थ्रू कर लेना है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी जो चीज़ें स्किप करने वाली वो इंशाल्लाह हम स्किप कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जांपल 3 आ सकती है, ये भी नहीं है इंपॉर्टेंट। एग्जांपल हमारे पास, अच्छा ये देख इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चीज़ आपने एक दफ़ा देख लीजिएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। ये एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ दिस लूप का जो फार्मूला है ये आपने याद रख लेना है कि किसकी इक्वल होता है। ये ET = CPL × IC × T के होता है। ये देखें, ये इसके इक्वल होता है, और या फिर ये CP × IC/F के होता है। ठीक है। CP क्या होता है कि क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन होता है, IC इंस्ट्रक्शन काउंट के होता है, और T आपके पास टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक होता है। फ्रीक्वेंसी आपकी ये होती है। ये आपको पास ऊपर जो क्वेश्चन में दिए गए हैं ET जो है कि आपके पास क्या करेंगे, इनको सम अप करेंगे, और इसके बाद ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद लेक्चर नंबर 25 में हमारे पास ये एग्जांपल है फाल्कन की डिज़ाइन बिट है हमारे पास। 25 कौन सा है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस का है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से, तो देख लेते जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम इंशाल्लाह करेंगे, बाकी हम स्किप ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं। डाटा मल्टीप्लेक्सन है, ये भी इतना ख़ास नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ करने वाली हो वो हम करेंगे। ये भी आप बेशक स्किप कर सकते हैं, जो ये सामने एक दफ़ा अगर ये टेबल भी बेशक स्किप कर दें, इतना ख़ास नहीं है इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर नंबर 26 है, और इसमें फिर ये चीज़ें आ गई, ये आप बेशक स्किप कर दें, ये टेबल भी यहाँ पे तो कुछ इस तरह मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ दी मल इंस्ट्रक्शन इज़ यूज फॉर दिस पर्पस बिकॉज 8 बिट इमीडिएट ओपिटेंट होते हैं। दी मूव इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास कैन ऑनली बी रिटन इन दी रेंज, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -128 से लेकर 127 तक होती है। और मल इंस्ट्रक्शन जो है कि हम इसको जो कि लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हैं। और ये शिफ्ट लेफ़्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है ये यूज़ होती है 18H रजिस्टर के लिए और R3 में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज MCQs, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे ये इस तरह की एक दो लाइन की जो डेफिनेशन दी होती है या थ्योरी लिखी होती है, ये आपने मस्ट ये करें, इसको स्किप देखें, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बाकी ये जो चीज़ें आपके पास ऐसे ऐड हुई हैं ये बेशक आप स्किप कर सकते, इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे मुझे। अच्छा, इनपुट आउटपुट की टेक्निक जो है कि आपने ये 3 नाम याद रखने हैं। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट होता है, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट होते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। ये चीज़ आपने एक दफ़ा देख लीजिएगा, और इसमें कुछ इतना ख़ास मुझे नहीं नज़र आ रहा। और ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, दी इनपुट आउटपुट हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी और द CPU एंड ट्रांसफर जनरली डन बाय यूजिंग द CPU। ठीक है, ये एज MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम देख लेते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट करने वाली है वो हम करेंगे, बाकी चीज़ें हम स्किप भी कर देंगे। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 27 है, इसमें देख लेते हैं इंटरप्ट ड्राइविंग इनपुट आउटपुट, वही उसी चीज़ का आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और इसका जो एडवांटेजेस हैं इंटरप्ट्स के वो देख लें। यूज फॉर इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट वाई विद द लो डाटा ट्रांसफर रेट्स होता है। CPU जो नॉट टाइड अप होता है इतना इन अ टाइड अप लूप फॉर पोलिंग इनपुट आउटपुट वाइस के होता है। इंटरप्ट्स की टाइप्स कौन सी होती है, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरप्ट्स की ये जो आपने देख लीजिएगा, इनकी जो पॉइंट्स हैं आपके पास 1 2 1 1 2 2 1 के बने हुए हैं, इसकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं, इसके आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे मार्क्स जो है 3 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं कि इनकी नेम बताएं। आप लिखना मास्केबल इंटरप्ट्स है और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स है। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लीजिएगा। और उसके बाद आपके पास इनपुट आउटपुट जो सॉफ्टवेयर सिस्टम लेयर नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ISR ये आप देख लीजिएगा, इनके ब्रांच ऑफ, और ये बाकी इतनी ख़ास कुछ चीज़ नहीं जो मैं आपको बताऊँगी, ये आपने करनी है। इसके बाद आपके पास क्या आ सकता है, इंटरप्ट हैंडलिंग है वो हम प्रीवियस कर चुके हैं हर चीज़, इंटरप्ट लेटेंसी भी है। इसके बाद बाकी ये एज MCQs के लिहाज से आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो बाकी आप बेशक स्किप भी कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 28 में है कि डिज़ाइन इशू क्या है। डिज़ाइन इशू में आपने ये ट्रू डिज़ाइन के नेम याद रखने हैं कि डिवाइस आइडेंटिफिकेशन और प्रायोरिटी मैकेनिज़्म है।
इसके बाद हमारे पास मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस आ जाता है। ये डिवाइस आइडेंटिफिकेशन की आप देख लें, मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस है, सॉफ्टवेयर पोल है और डेजी चेन है। और इसके बाद इतना ख़ास नहीं है, सॉफ्टवेयर पोल भी आप डाटा डेजी चेन में ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। इसके इक्वेशन है एज ए MCQs आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें इस तरह कोई चीज़ नहीं मुझे नज़र आ रही जो मैं आपको बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट है। MCQs के लिहाज से यहाँ पे हो सकती है, वो आपने देख लेना। इंटरप्ट सॉफ्टवेयर है, ये इनकी जो एग्जांपल है ये आप देख लीजिएगा। डमी कॉलिंग प्रोग्राम होते हैं और सेकंड हमारे पास प्रिंटर ड्राइवर होते हैं और ISR होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स से क्वेश्चन के लिहाज से। और इसमें बाकी जो चीज़ करने वाली मैं आपको ये आपने एज MCQs के दी एड्रेस ऑफ आर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन प्रिंटर ड्राइवर स्टोर एड्रेस, ये किस में करता है, ये इसमें करता है। और हमारे पास द मेन प्रोग्राम कॉल द प्रिंटर ड्राइवर बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शन, ये किस में होती हैं, कॉल R4 और 6 में होती हैं। और इस ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से आप देख लीजिएगा। और बाकी इस तरह कोई चीज़ मुझे नहीं लग रही जो इंपॉर्टेंट हो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, लेक्चर नंबर 29 है फाल्कन का। ये आपके पास फाल्सन में ये हम प्रीवियस इसमें पढ़ चुके हैं। मिड टाइप के सिलेबस में फाल्कन असम्बलर का क्या होता है, ये चीज़ें अगेन करवाने की नीड नहीं है मेरे ख्याल से आपको। इसमें ना आपने ये करना है कि आपका जो मिड टाइप का जो सिलेबस था ना फाल्कन असम्बलर का, आपने वो देख लेना है। अगर आपका वो क्लियर है तो आप ये इजीली जो ये लेक्चर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको अगेन करवाने की नीड नहीं, क्योंकि हम मिड टर्म में इसको अच्छी तरह से कर चुके हैं फाल्सन का, ठीक है। और ये चीज़ें वही चीज़ें हैं जो हम प्रीवियस कर चुके हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया, जो एंड पे इस तरह का लिखा हो तो इसको नहीं स्किप करते। ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन भी आपसे वो जो है कि पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें यहाँ पे आपको दी जाती हैं ना इस तरह की जो बोल्ड हुई, ये आप एक दफ़ा जो कि इनको देख लीजिए करें, ये जस्ट आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और बाकी जो वही चीज़ें हैं ये फाल्कन के अबाउट जो हम प्रीवियस मिड टर्म में इसको रीड आउट कर चुके हैं। और ये बेशक आप इसको स्किप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम। लेक्चर नंबर 13 है, ये आपके पास नेस्टेड इंटरप्ट है, इंटरप्ट मास्क है, प्रायोरिटी मास्क है। ये जो 3 डेफिनेशन है इसकी, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको लिख दी है क्या होती है। नेस्टेड इंटरप्ट क्या होता है? नेस्टेड इंटरप्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास इंटरप्ट जो है रिक्वेस्ट तो करता है, बट जो प्रोसेसर होता है वो कोई और इंटरप्ट जो कि उस टाइम हैंडल कर रहा होता है, तो वो उन्हें उस इंटरप्ट में बिजी होता है, जिसकी वजह से जो है कि वो नेस्टेड इंटरप्ट को रिस्पांस नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इंटरप्ट होता है, ठीक है। इस बार हमारे पास है इंटरप्ट मास्क क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमें अलाउ करता है कि इंटरप्ट को हम एनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रायोरिटी मास्क क्या होता है? प्रायोरिटी मास्क इसमें हम जो इसमें सेट करते हैं कि किसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको हमने बाद में जो कि प्रायोरिटी देनी, ठीक है। इसमें हमारे पास आसम अज्यूम दैट देयर आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड, ये किस में कनेक्टेड होती हैं? 32 बिट्स में होती हैं। और ये चीज़ें जस्ट आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट MCQs क्या है? फर्स्ट डिवाइस जो कि हमारे पास हार्ड ड्राइव होती है, ये क्या कहती है? ट्रांसफर रेट क्या होता है? 1 मेगाबिट्स पर सेकंड होता है और ये इसकी 32 बिट्स होती हैं। सेकंड डिवाइस जो कि फ्लॉपी ड्राइव होती है, इनमें 25 किलो बिट्स पर सेकंड होते हैं और ये 16 बिट्स बस होती है। थर्ड डिवाइस के अंदर कीबोर्ड दैट मस्ट बी ये पोर्ट 13 टाइम पर सेकंड होता है और ऑपरेशन जो रिक्वायर होता है 20 इंस्ट्रक्शन फॉर ईच इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन डिवाइस के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है, बाकी इतना कोई ख़ास यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि ये आपने करना है, बेशक आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस कहती है, इसमें क्या होता है? CPU खुद ही परफॉर्म इसमें नहीं कर रहा होता, अपना कंट्रोल मेमोरी या सब सिस्टम को दे देगा। हम जो कि ब्लॉक ऑफ डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे CPU कंट्रोल के विदाउट। हम जो CPU का कहता है कि अपना जो टास्क परफॉर्म करना होता है वो क्या कहता है? मेमोरी को कंट्रोल या सब सिस्टम को दे देता है, फिर हम जो है कि डायरेक्टली जो कि ब्लॉक ऑफ डाटा को जो एक्सेस कर लेते हैं कंट्रोल जो हमारे पास CPU कंट्रोल से, ठीक है, के बगैर। इस पर एडवांटेज ये था DM के, ये आपने देख लेना है कि इसका जो ट्रांसफ़र रेट होता है प्रीटी फास्ट, ये थोड़ा सा फास्ट होता है और ये थोड़ा सा क्वाइट यूज़फुल होता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और ये हमारे पास मच फास्टर होता है। DMA कंट्रोलर का तो DMA कंट्रोलर यूज़ बी आ CPU itself and it could control the total activity and synchronize the data transfer, ठीक है। ये आप देख लेना है। इसके एग्जांपल आपने जस्ट MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास राइट इंस्ट्रक्शन हो तो लोड क्या होगा? ये हमारे पास बनेगी इंस्ट्रक्शन जो अगर इलीगल होती है वो क्या करेगी? अवेलेबल नहीं होती, तो उसके लिए हमारे पास ये होगी, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू लोकेशन, ये नहीं होती, ठीक है। ये आप देखें DMA अप्रोचेस क्या होता है कि बाकी इंटरप्ट को हम फॉलो इसमें नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे पास DMA जो है कि काम नहीं करेगा।
ठीक है, ये चीज़ देखनी है। और डिसएडवांटेज डीएम के क्या है, ये क्या कहता है द सिस्टम अ बिट, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है डीएम में, और ये एक्सपेंसिव भी होता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और जनरली जो हमारे पास डीएम में होता है ये रिक्वेस्ट है प्रायोरिटी, ये क्या कहता है प्रायोरिटी देता है कि किस इंस्ट्रक्शन को पहले प्रायोरिटी देनी है, किसको बाद में देनी है, ठीक है, किसको पहले प्रोसेस करना है, किसको बाद में। और नॉन प्रॉप पे भी रिकोगनाइज ड्यूरिंग डीएम में, जब डीएम में साइकिल हो रहा होता है उसमें हम जो कि रिकोगनाइज नहीं कर सकते कि कौन सी इंट्रप्ट जो नहीं हो रही। उसके बाद हम चलते हैं लेक्चर नंबर 31 की तरफ। डीएम में इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाएगा, ये आप एक दफ़ा देख लीजिए, इतना ख़ास नहीं है। इसमें आपने डीएम में डाटा ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन को कितनी तरह के इंपॉर्टेंट हैं। एक अब आपके पास है मेमोरी टू मेमोरी है, फिर मेमोरी टू पेरीफेरल है, पेरीफेरल डिवाइसेस जो पेरीफेरल है, उसके बाद आपके पास है पेरीफेरल टू मेमोरी है, और ये दिस वन है, ये आपने फॉर इसके इनके नेम याद रख लेने हैं। और डीएम में जो आपके पास अप्रोच इज़ टू टर्न ऑफ होती है, या एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डीएम में अप्रोच किसको करता है, ये टर्न ऑफ को। सीपीयू और लेट वेरीफाइड डिवाइसेस और मेमोरी होती है कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द मेमोरी के साथ, जो कि ये डायरेक्टली जो है कि कम्युनिकेट कर सकता है। इसके एडवांटेज हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं। डीएम के एडवांटेज क्या होते हैं, ये थोड़ा सा प्रीटी क्वाइट होता है, ये थोड़ा सा फास्टर होता है, और उसके बाद ये कि इतना ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं होता है। डिसएडवांटेज ये क्या है, डीएम में कंट्रोलर है, डीएम में ये क्या करता है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, और ये थोड़ा सा लेक्स जो कि फास्टर होता है। और रीज़न डीएम में क्या होती हैं कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है लोड 2 and 9 जो एड्रेस है इसके, ये इलीगल होते हैं। और ये कौन सी जो ट्रांसफ़र जो है मेमोरी लोकेशन से किसी और के बगैर नहीं कर सकता, जो हमारे पास लोड है और स्टोर है। ये आपने दो कुछ देख लेनी है। और इसकी सम डेफिनेशंस हैं, ये आपने इंपॉर्टेंट देखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मास्टर कंपोनेंट क्या होता है कि मेन कंप्यूटर जो आप बस सिस्टम के साथ हम कनेक्ट करते हैं बहुत सारे ऑपरेशन हम इसकी मास्टर कंप्यूटर कंपोनेंट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्लेव कंपोनेंट क्या होता है, स्लेव कंपोनेंट क्या होता है कि मास्टर कंपोनेंट को कम्युनिकेट करवाने के लिए हम स्लेव कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। क्वालिफिकेशन टू बिकम मास्टर क्या होता है कि ये एक थोड़ा सा इसकी जो कि मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू प्लेस एड्रेस ऑन में, ये क्या कहता है कि इसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एड्रेस को जो कि एड्रेस बस पे जो है कि इसको प्लेस करने की। और इसके बाद क्वालिफाई कंपोनेंट कौन से होते हैं, प्रोसेसर विद एसोसिएट बस कंट्रोल लॉजिक होते हैं, और डीएम कंट्रोलर होते हैं। लास्ट वन हमारे पास है कि साइकिल स्टीलिंग क्या होता है, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस फॉर अ फ्यू बस साइकिल के लिए क्या करते हैं कि सिस्टम से कंट्रोल ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका क्या होता है, प्रोसेसर हैज़ टू ट्रांसफ़र डाटा करते हैं। सेकंड स्टेप है ब्लॉक ऑफ जो डाटा होता है डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र होता है मेमोरी से जो कि डीएम कंट्रोलर के थ्रू। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि डीएम में जो कंट्रोलर होता है ये इन्फॉर्म करता है प्रोसेसर का कि हमने ये काम जो कि मुकम्मल कर लिया है। डीएम में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें ये आपने याद रखना है, होल्ड आर क्यू बस रिक्वेस्ट वगैरह जो ये इसकी एग्जांपल हैं। डीएम में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के एग्जांपल आपसे पूछे तो आपने वहाँ पे राइट डाउन कर लेना है, होल्ड आर क्यू बस रिक्वेस्ट बी आर स्टैंड फॉर बस रिक्वेस्ट। और डीएम की कॉन्फ़िगरेशन के ये आपने जो 3 नेम है मेमोराइज़ करने हैं। सिंगल बस है, सिंगल बस इंटीग्रेट है, और इनपुट आउटपुट बस है। और सिंगल बस इंटीग्रेटेड डीएम में ये एंड वन और मोर मॉड्यूल होते हैं इसमें, ये आपने देख रहे। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। ये जो एग्जांपल है डीएम की, ठीक है, ये आपने चाहे यूट्यूब से आप देखें, चाहे आप इनको जो है कि इंटरनेट से देख लें तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैंने अगर ये आपको ना एक एक चीज़ करवाना बैठ गया तो जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर आपको जो कि जितनी भी यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल हैं, ठीक है, अगर आपको रिक्वायर्ड हुई वीडियो तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है कि एक पार्ट 2 बनाकर उसमें जो जितनी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुई तो मैं आपको 1 by 1 जो कि करवा दूँगा, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने खुद ट्राई करना, अगर ना हुई तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मस्त बताइएगा, इंशाल्लाह मैं फिर आपको ना सेपरेट वीडियो बना के उसमें जितनी भी एग्जांपल होगी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको करवा दूँगा स्टेप बाई स्टेप्स, जो कि सॉल्व भी कर दूँगा। अभी जस्ट आपको मैं थ्योरी करवाऊंगा, कुछ जो एग्जांपल इजी होगी वो मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। अच्छा, मल्टीप्लेक्स चैनल्स कौन से हैं, बाइट मल्टीप्लेक्सर होता है और ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर होता है। बाइट मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या ट्रांसफ़र करता है करैक्टर को, और ये सेवरल डिवाइसेस के बिटवीन जो कि बाइस जो कि इंटरलीव्स करता है, और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि लो स्पीड डिवाइस के लिए। ब्लॉक को हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हाई स्पीड जो है डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं। ये हम एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसओएम क्लैरिफिकेशन, सीपीयू ऑलवेज, अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि सीपीयू ऑलवेज ट्रांसफर डाटा इन किस फॉर्म में करता है, सीरियल में करता है या पैरेलल में करता है। आपने ये मेमोराइज़ करना है कि जो सीपीयू होता है ये पैरेलल में करता है, ठीक है, ये चीज़ आपने मेमोराइज़ रखनी है।
इसमें लेक्चर नंबर 32 में आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क। ये एमसीक्यूज़ के लिए सपोर्ट है, बाकी इसमें इतने खास कुछ नहीं है। एक आपके पास कोई इशारे पसंद आ जाए तो आ जाए। पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड विद द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विद द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ होती हैं। ये क्या करती है, कंसिस्ट किसी होती हैं, सेट ऑफ प्लेटर्स भी होती हैं। और इसमें हमारे पास जो कि फ्यू बाइट्स होती हैं, 10 बाइट्स कहलाती हैं। और ट्रेलर जो कि एवरी सेक्टर हैज़ 3, हर सेक्टर के कितने पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये 3 होते हैं, कौन से हैं, हीडर है, डाटा है, सेक्शन है, ट्रेलर है। और स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ में आप देखें ये क्या करता है, एक दफ़ा वन बैक करते हैं। अच्छा, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू रीड डाटा फ्रॉम पार्टिकुलर लोकेशन द डिस्क द हेड मूव्स टूवर्ड द सिलेक्टेड ट्रैक एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड सी। सी का मतलब होता है कि जब भी हमने डाटा को किसी पर्टिकुलर लोकेशन से गेट करना है तो ये क्या करेगा, जो ट्रैकर के थ्रू जो है उसको जो कि प्रोसेस करेगा और हमें वो जो एग्जैक्ट लोकेशन वाला जो डाटा हमें बता देगा। अच्छा, जो इंटरवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल डिले कहते हैं। ये आपने याद रखना है। और ये भी आपने एक लाइन मेमोराइज कर लेनी है, हाफ रेवोल्यूशन की। और हमारे पास टाइम जो रिक्वायर होता है सीक पर्टिकुलर ट्रैक को डिफाइन करने को, वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम जो एवरेज सीक टाइम होता है, जो स्पेसिफाइड होता है। सीक टाइम डिपेंड किस पे करता है, ये प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द हेड पे करता है। और हमारे पास पोजीशन को रिक्वायर क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी ओवर हेड टाइम क्या होता है, हार्डवेयर मौजूद नहीं होगा, डिले आ जाएगा। इसमें डिले को ख़त्म करने के लिए हम ओवर हेड टाइम को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये MCQs है और ये एग्जांपल है। फाइंड द एवरेज रोटेशनल लेटेंसी ऑफ द डिस्क रोटेट 20,000। हम क्या करेंगे, इसको क्या, इसकी जो लेटेंसी है 0.5 है कि हमारे पास कितना था, 0.5 डिवाइडेड बाई 20,000 आवर। हमारे पास जो कि इसमें इसके हमने मिनट्स बनाने हैं। मिनट्स बनाने के लिए हमें पता है 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, तो डिवाइडेड 60 करेंगे तो इसको जब माइनस करेंगे 1.5 जो कि आ जाएंगे MS मीटर सेकंड। अच्छा, एग्जांपल 2 हमारे पास आ गई है। एग्जांपल 2 में क्या करना है, हमारे पास एवरेज जो कि सीक टाइम क्या है, ये देखिए हमारे पास 5 मीटर सेकंड है, 5 MS आ गया है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र रेट क्या है कि 15, जो एवरेज हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 16 क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 6 सेकंड होते हैं। और डिवाइडेड किस में कर देंगे, तो ये इसमें कर देंगे 10,000 जो कि RPM में कर देंगे। सही है, ये चीज़ आपने मेमोराइज़ करनी है। ये इसको हमारे पास ट्रांसफ़र क्या है, 1 किलोबिट है। 1 किलोबिट को हम क्या करेंगे, 15 मेगाबिट्स में से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आएगा 0.02 MS आ जाएगा। फिर T कंट्रोलर है, ये क्या होगा, 0.2 आ जाएगा। और हमने ये जितनी भी हमने ये वैल्यू है हमारे पास, इन सब को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.22 आ जाएगा। ये हमारे पास 8.22 जो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और इसको आपके पास अब हमारे पास आज गया है। और हार्ड डिस्क विद 5 प्लेटर्स हैज़ 1024 ट्रैक पर प्लेटर, जो कि 512 सेक्टर के ऊपर लगाया करता है पर ट्रैक जो है, एंड 512 बाइट्स पर सेकंड है। ठीक है, अब हम इसको किससे सॉल्व करना है, हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, टोटल कैपेसिटी ऑफ डिस्क की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, ये हमने इसको बतानी है। हम क्या करेंगे कि 512 जो है कि ये हमारे पास जो बाइट्स हैं, ये 512 बाइट्स को मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 512 सेक्टर से करेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक्टर, और हमारे पास सेक्टर क्या है, सेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.2 MB है इसके हमारे पास जो सेक्टर होता है। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जो कि ये देखें ट्रैक क्या है कि 1024 है, इसको MB को ट्रैकर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास GB बनेगा, GB पर प्लेटर बनेगा। और फिर हमने क्या निकाला है, 0.2 GB प्लेटर निकाला है। उसको क्या करेंगे, 5 प्लेटर के साथ 5 प्लेटर मल्टीप्लाई 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 GB आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपने अपनी जो ये एग्जांपल अपने तौर पे आपने देख लेनी है किस तरह करनी है। ज़्यादा अगर मैं आपको डीपली 1 बाय 1 स्टेप बताऊँ कि ये किस तरह है, ये किस तरह है, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं भी आती तो आप मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट 2 में ये कि सारी जो है एग्जांपल जो है कि स्टेप बाई स्टेप करवा दूँगा। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 में क्या होता है, हाउ मनी प्लेटर आर रिक्वायर्ड फॉर अ 14 GB डिस्क इफ़ देयर आर 1024 बाइट पर सेकंड, 2048 सेक्टर पर ट्रैक एंड 4096 ट्रैक पर प्लेटर। अच्छा, इसके एग्जांपल हमने क्या करनी है, इन सब की जितनी भी हैं 1024 मल्टीप्लाई 2048 मल्टीप्लाई 4096 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 8 GB आएगा। अब 8 GB हमारे पास आ गया है तो क्या करेंगे, 40 GB हमारे पास जो डिस्क है 4 GB डिस्क को हम क्या करेंगे, इस 8 से जो कि डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 जो कि सच प्लेटर हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। और इसके अलावा बाकी ये आप बेशक स्किप कर दें, इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है।
और ये इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर मेमोरी वर्सेस हार्ड डिस्क क्या होती हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है, ये थोड़ी सी लो होती है हार्ड डिस्क एज कम्पेयर टू सेमी कंडक्टर के। और लेटेंसी क्या होती है इसके आपने ये याद रखना है, टिपिकल लेटेंसी ऑफ हार्ड इज इन मिली सेकेंड फार होती है। किसके लिए होती है, एस रैम के लिए होती है। और इसकी ये क्या होती है 10⁵ टाइम लोअर एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क जो है। और लेक्चर नंबर 33 में हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्ले और इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हार्ड डिस्क ऑपरेशन के होता है। और ये एरर कंट्रोल में हमारे 2 टाइप्स है, डिटेक्शन एरर होता है, करेक्शन। डिटेक्शन एरर इजी होता है एज कम्पेयर टू करेक्शन एरर के, करेक्शन एरर जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास आस्क सोर्स टू डिसेंड द इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर पीडीएफ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से आपने देखना है। और हमारे पास करेक्शन स्कीम कौन कौन सी एरर कंट्रोल की, प्रायोरिटी कोड होता है, हैमिंग कोड होता है और सीआरसी मैकेनिज्म। प्रायोरिटी कोड में क्या होता है, हम एक एक्स्ट्रा बिट जो ऐड कर देते हैं उसको हम प्रायोरिटी बिट बोलते हैं। और ये 1 एज इवन के लिए होता है, 1 एज इवन या ऑड के लिए हम यूज़ करते हैं। रिसीविंग एंड एट डिफरेंट एरर्स इंडिकेट होता है और ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और हैमिंग कोड होता है, ये क्या कहता है, दीज आर के इन्फॉर्मेशन इनपुट बिट्स होती हैं। इसमें कोड लेंथ आपने देख लेना है, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन से नंबर ऑफ प्रायोरिटी चेक, ये आपने तीनों जो कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से मेमोराइज़ करने हैं। सीआरसी में क्या होता है, पार्टिकुलर कोड को डिवाइड करते हैं। इसमें प्राइमरी नंबर से जो है कि प्राइमरी नंबर से अगर प्राइम नंबर हमारे पास विजिबल होते हैं, इट्स मीन दैट कि हमारे पास कोड जो है कि वैलिड है। ये आपने सीआरसी को याद रखना है कि जो हमारे पास पर्टिकुलर कोड होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। और एंड उसके बाद जो कि हमारा अगर प्राइमरी नंबर जो है विजिबल होता है, इट्स मीन दैट कि हमारा जो कोड है वैलिड है, अदरवाइज जो कि वैलिड नहीं होगा। उसके बाद ये है कि आपने देख रहे हैं परफॉर्मेंस रेट की, ये आपने 2 पॉइंट ये याद रखने हैं। और ये जो चीज़ें हैं एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेनी, इतनी ख़ास जो कि नहीं है यहाँ पे एक्सप्लेन करना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, इनसाइड द एएलसी कम्बिनेशन जो हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं, ये कम्बिनेशन होता है सर्किट का। इसके अंदर हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं और उसमें एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट और अदर जो डिफरेंट गेट होते हैं, लाइक हमारे पास सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, नॉट वगैरह जो है ये इसके अंदर होते हैं। इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल शिफ्ट यूनिट। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ह्यूमन किस में वर्क करता है, 10 बेस में करता है। और जो हमारे पास कंप्यूटर होता है ये 2 बेस में वर्क करता है हमारे पास। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 1 है, ये मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें यह है कि आपके पास B316 टू द बेस 10 है। अब आप देखें आपके पास क्या है कि x किसके इक्वल होता है, आपके पास 0 है, ठीक है, ये आपने सपोज किया है। अब हमने क्या करना है, x + b करना है। अब आप देखें कि b हमारे पास जो है आपका जो डेसिमल में जो है कि b किसके इक्वल होता है, ये 11 के होता है। हमने क्या किया कि b को इक्वल कर दिया 11। जब हम 11 + 0 करेंगे या x + b या b + x करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये 11 के होगा, ठीक है। ये आपके पास 11 आ गया। अब आपने क्या करना है कि जो आपका आंसर आया है 11 को, इसकी बेस क्या है, ये 16 है। 11 आप क्या करेंगे, 16 × 11, ये देखें इसकी बेस से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आपने कल 11 से किया, और प्लस ये साथ आपके बी के साथ क्या था 3 था, और साथ आपने +3 किया तो ये आपके पास 179 है। और आपकी बेस 10 है और आपने लिखना है कि 179 बेस 10। ये आप बेस मस्त लिखिएगा, अगर आप बेस नहीं लिखेंगे आपकी जो मार्क्स है वो डिटेक्ट होंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह करना है। अब एक और एग्जाम्पल आपके पास नेक्स्ट आ जाती है दिस वन। इसमें आपने क्या करना है, 319 बेस 10 टू बेस 16 है। इसमें अकॉर्डिंग टू क्या करना है, 319 है डिवाइडेड, आपने किस में आप करना है, जो कि 390 डिवाइडेड किया, बेस हमारे पास 16 है, करेंगे तो 24 आएगा। आपके पास जो रिमाइंडिंग नंबर बनेगा वो 6 है। आपने इस तरह जो कि आपने क्या करना है, वो x0 = 6 होगा। फिर 24 को जो आंसर आएगा उसको फिर डिवाइडेड 6 करेंगे, उसको फिर नेक्स्ट आंसर आएगा 16 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह आपने जो है किसको करना है, ठीक है। और फिक्स पॉइंट नंबर क्या होता है, फिक्स पॉइंट नंबर में हमारे पास सपोज वी हैव अ नंबर विद द रेडिक्स पॉइंट, फॉर एग्जांपल 16.12 है। अच्छा, इसके एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ये देखिए आपके पास क्या नंबर है, 16.12 है, राइट। ये आपके पास फिक्स नंबर है। अगर आपके पास कोई इंटीजर है और डेसिमल पॉइंट पे अगर वो राइट मोस्ट पोजीशन पे होगा तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट से की बात, जो पॉइंट वाला ये नंबर है, ये जो आपका जो पॉइंट वाला ये नंबर है 16.12, आपने क्या करना है, ये पॉइंट के बाद वह नंबर जो है आपने राइट साइड पे जो कि आपने मूव ऑन करना है, ये बन जाएगा 1612.0 बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास फ्रैक्शन नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो आपने क्या करना है, उसको लेफ़्ट मोड में ले जाना है। आप क्या करेंगे, लेफ़्ट पे आप ये 16 को जो लेफ़्ट पे लेकर जाएंगे, आपका क्या बनेगा 16 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 रह जाएगा, 0.1612 बन जाएगा, ठीक है। ये आपको बन गया, इसको हम बोलते हैं। आपने इसमें जो फिक्स पॉइंट में इसको इस तरह करना है, जो कि आपका अगर इंटीजर होगा तो आपने राइट साइड पे उसको शिफ्ट करना है, अगर आपके पास फ्रैक्शन होगा तो आपने इसको लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आपने इसको करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने इस तरह करनी है।
नेक्स्ट एग्जांपल वो सेम आ गया। आपके पास जो सी है किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया है, ये मेंशन है। सी आपके पास डेसिमल में 12 की इक्वल होता है और डी आपके पास 13 की इक्वल होता है। आप क्या करेंगे कि सी आपके पास क्या है 0, एक्स के एफ क्या आपने एज्यूम किया है 0.30 करेंगे डिवाइडेड 16, ये बेसिक करेंगे तो ये आपके पास दिस आंसर आएगा। उसके बाद आपके पास ये डी रह गया, डी क्या आपके पास 13 है। आप क्या करेंगे 12 भी है आपके पास, तो आपने क्या करना है, आप 12 को बेशक आप अलग भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। आपका ये क्या आंसर है 0.81225 है। अब 8.25 को किसके साथ आपने प्लस करना है, ये इस 12 के साथ करेंगे जो आपके पास सीवल है, इसके साथ करेंगे डिवाइडेड किस में करेंगे 16 पे करेंगे तो आपके पास दिस आंसर आएगा। अब ये जो आपका आंसर आया है आपने अब इसको क्या करना है, इसको क्या करेंगे, ये 4 आपका रहता है ना, इसको 4 के साथ प्लस करेंगे तो आपके डिवाइडेड किस में कर देंगे, ये 60 में करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा और साथ आप जो इसकी बेस 10 लिख देंगे तो ये आपका पास एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आपकी इसकी एग्जाम्पल इस तरह करनी है। और बाकी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपका कन्वर्ट हमने क्या करना है, आप देखें 0.24 है, मल्टीप्लाई आप बेस क्या करेंगे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे ये आएगा। आपने क्या कर देना है कि आपके पास यहाँ पे 0 आएगा, 0 ख़त्म करेंगे 0.1648 है, इसको फिर 2 से करेंगे 0.96 आएगा। ये वाला 0 जो है आपने यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास 0.96 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.92 है। आपने क्या करना है, आप ये वाला जो राइट वाला जो नंबर होगा लेफ़्ट वाला 1 पॉइंट से लेफ़्ट वाला, आपने ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद जो ये 92 है जो है ये आपने यहाँ पे 0.92 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 क्यों आया है, क्योंकि ये 1 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे 1 ख़त्म हो गया है तो 0.92 से इससे मल्टीप्लाई किया 1.84 आया। अब ये 1 जो है ये हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे क्या बन रहा है जाएगा 0.84 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 1.68 आएगा। 1 यहाँ पे करेंगे 0.68 मल्टीप्लाई 2 करेंगे ना, आप टू हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ तक किया है, तो अब इसको क्या करेंगे, ये देखें। अब आपके जो बाइनरी नंबर कौन सा बने हैं, 0 पॉइंट आप लगाएंगे, क्या बनेंगे 1 0 00 और 3 टाइम 1 00 और 3 टाइम 1 करेंगे। बेस आपकी क्या थी 2 थी और आपने यहाँ पे बेस 2 लगा, ये आपका इस तरह आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपने इस तरह करनी है। आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है, इसमें साइन मैग्नीट्यूड होता है, रेडिक्स होता है, डायमेंशन रेडिक्स होता है और उसके बाद बाइस जो रिप्रेजेंटेशन होती है बाइस रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपने क्या करना है, इसके फार्मूले याद रखना है, इसका ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसका दिस वन रख लीजिएगा, डायमेंशन रेडिक्स का ये आपने फार्मूले याद रख लेना है। और बाकी जो इतने ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये वाली जो एडिशन की जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट, ये आपके ना क्या करेंगे, आपने क्या किया 1 1 किया 0 और 1 आपका कैरी चला, ये आपका जो है कैरी है। ठीक है, आप क्या करेंगे 3 टाइम 1 करेंगे और आपको पता है कि अगर 3 आ जाए इसका बाइनरी नंबर क्या होता है 11 होता है, 3 का बाइनरी नंबर क्या होता है 11। आपने यहाँ पे एक 1 लिखा और एक आपका कैरी चलेगा। अब जब 0 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, फिर 0 में 1 ऐड किया 1 आया, 1 में 0 ऐड किया 1 है, फिर 0 में 1 ऐड किया तो आपका 1 आएगा। ठीक है, आप इससे करें। अब ये जो आपका आगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सी को बाइनरी में आप देखेंगे क्या होता है, उसकी बाइनरी निकालेंगे, उसमें एडिशन करेंगे, जो आएगा आपने उसको फिर यहाँ पे इसका आंसर ये आप CS 101 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 35 से 45 तक इंशाल्लाह हम जो है कि पार्ट 2 में करेंगे।